नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड के 2 क्लास में। आज का हमारा टॉपिक जो है व्यंजन है। हिंदी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक व्यंजन है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। हालांकि व्यंजनों को हम कई प्रकार में कई आधार से वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो करने वाला हूँ उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत करने वाला हूँ कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं और ये कितनी इनकी संख्या है। ठीक है ना। चलिए, व्यंजनों को हम उच्चारण के आधार पर, प्राण के आधार पर और स्वर तंत्रियों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, लेकिन जो आज हम बताने वाले हैं आप सभी को उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम प्रकार जानने से पहले जान लेते हैं कि व्यंजन क्या है, इनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, और ये किस प्रकार के वर्ण हैं। देखिए, आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला जो है उसमें 2 प्रकार के वर्ण शामिल होते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण शामिल होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण को सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। इन सभी वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्णों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वरों को हम अबाध गति से, अबाध रूप से बोलते हैं, बिना किसी अवरोध के बोलते हैं, तो इसलिए वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों को उच्चारित नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। लिखने को लिख सकते हैं, व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से लिखा तो जा सकता है परंतु बोला नहीं जा सकता है। आप सभी लोग प्रैक्टिकल करिएगा, देखिएगा क्या आप बोल पाते हैं बिना स्वरों की सहायता से। क्या आप बोल पाते हैं किसी व्यंजन को। जब कभी भी लिखा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है को, इसमें लगा हुआ है स्वर। अगर स्वर को हटा देंगे हम तो ऐसे रहेगा। ठीक है, आधा का। प्रत्येक व्यंजन आधा होता है जब उसमें लगा होता है स्वर। जरूरी नहीं अ ही लगा हुआ हो। मान लीजिए आधा का है प्लस छोटी ई लगा हुआ है, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तब इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आ लगा होता है तो इसको जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा क हो जाता है। इसमें आ लगा हुआ है, आप क का बोल करके देखिए, क, तो लास्ट में आपको लगेगा कि अ निकल रहा है। लास्ट में आ लगा हुआ है तो आपको लगेगा कि अ निकल रहा है, क। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन में स्वर जरूर लगा होता है। आप चाहें तो लिखने के आधार पर उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। बिना स्वरों की सहायता से उसको आप बोल नहीं सकते हैं। आप हमें बोल के दिखाओ, आधा का बोल के दिखाइए, आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, तो व्यंजन जो है इस प्रकार के वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने बताया, ये जो व्यंजनों में जो स्वर लगते हैं उनकी मात्रा उन पर चढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ उदाहरण। जैसे मान लीजिए आधा का है, इसमें मैंने अ को जोड़ा तो हो जाएगा क। आधा का है, इसमें मैंने छोटी ई जोड़ा तो हो जाएगा की। आधा का है, इसमें मैंने बड़ी ई को जोड़ा तो हो जाएगा का पर बड़ी मात्रा की हो जाएगा। आधा का है, मैंने इसमें छोटा ऊ को जोड़ा तो इसमें हो जाएगा कु। आधा का है, इसमें मैंने बड़ा ऊ को जोड़ा तो इसमें हो जाएगा बड़ा ऊ मात्रा चढ़ जाएगा, कु हो जाएगा। इसी आधा का में जब हम जोड़ देते हैं ए तो हो जाता है इस प्रकार से के। इसी आधा का में हम जोड़ देते हैं आए तो हो जाता है कए। इसी आधा का में जब हम जोड़ देते हैं ओ तो हो जाता है को। इसी आधा का में जब हम जोड़ देते हैं आओ तो हो जाता है, क्या हो जाता है, क हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। इसी में जब हम अंग जोड़ देते हैं, आधा का में अंग जोड़ देते हैं तो हो जाता है कंग। ठीक है, इसी आधा का में जब हम जोड़ते हैं अह तो हो जाता है कह। ठीक है ना, इस प्रकार से जो हम लगाएंगे स्वर, उसी की मात्रा उस पर चढ़ जाती है। ठीक है ना, आप लोग उसको जानने का प्रयास कीजिएगा। और आपको बता दे रहे हैं जिस प्रकार से ये आपको दिख रहा है कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो मात्रा इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है आ है अंतर्निहित है, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक, या कुछ ना कुछ जरूर उसमें लगा होता है। आप लिखने को लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अलग अलग। यहाँ पे जो ये जिस प्रकार से इसमें यहाँ मैंने क लिखा है, इसमें स्वर नहीं लगे हुए हैं।
लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, उसमें सभी में स्वर लगा हुआ है। समझ में आया ना? ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक, चलिए सबसे पहले जो हमारा व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इसी को बोलते हैं उदित व्यंजन, और इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आएंगे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए, आप हिंदी में व्यंजन पढ़े होंगे, उसमें 5 वर्ग होते हैं, जैसे कि का है, खा है, गा है, घ, अंगा। तो ये क्या है? एक समूह है, ठीक है, जिसमें 5 वर्ण शामिल हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। इस समूह में का सबसे पहले आता है, इसलिए इसको बोलते हैं का वर्ग। फिर अगला जो है चा है, छा, ज, झ, या। अब ये क्या है? एक समूह है जिसमें 5 वर्ण शामिल हैं। इस समूह के पहले अक्षर को हम क्या बोलते हैं? चा। ठीक है, तो इसलिए बोल देते हैं चा वर्ग। चा वर्ग जब भी बोला जाएगा का वर्ग, तो आप समझिए का, ख, ग, घ, अंगा सबकी बात हो रही है। जब कभी बोला जाएगा चा वर्ग, तो बोला आपको समझना है कि चा, छा, जा, झा, यहाँ सबकी बात हो रही है। इस प्रकार से टा वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, यह है टा वर्ग। उसके बाद एक वर्ग है त, थ, द, ध, न। इसको बोला जाएगा ता वर्ग। फिर एक वर्ग है पा वर्ग, तो इसमें आ जाएगा प, फ, ब, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं और 25 व्यंजन है इसमें। ठीक है, 25, तो इनकी संख्या जो है टोटल कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। ठीक है, स्पर्श क्यों कहा जा रहा है? इन सभी को आप बोल के देखेंगे, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, तो जीवा हमारी कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करते हैं। ठीक है, और वर्गीय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सभी जो व्यंजन है ये वर्ग में है। ठीक है ना? देखिए, एक वर्ग ये है, एक समूह ये है, एक समूह ये है, एक समूह ये है। इस प्रकार से 5 समूह हैं, 5 समूह हैं और 5 वर्ण हैं, तो टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताइएगा 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। उदित व्यंजन कितने होते हैं? 25। समझ में आया होगा? ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अब इसी में से कुछ जो इसमें 25 शामिल हैं, इसमें भी कुछ हैं, जैसे च, छ, ज, झ हैं। ठीक है, और जैसे कि ढ है, ढ है, ड है, च, छ, ज, झ, इनके कुछ अलग अलग नाम हैं। ठीक है ना? जैसे कि सभी अंगा, इया, ड़, न, म, इनके कुछ अलग नाम हैं। तो इसी 25 में से कुछ को निकाल करके मैं उनके अलग अलग नाम बताऊंगा कि इनके और अन्य क्या नाम हैं। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आप लोग देखिएगा जो अगला प्रकार है, अगला प्रकार आप लोग लिखिएगा आगत व्यंजन। इसमें आएंगे क, ख, ग, ज, फ। ये जो है, ये आगत का मतलब होता है जो कहीं से आया हुआ हो। तो ये विदेशी भाषा से आए हुए व्यंजन हैं। ये अरबी और फारसी भाषा से आए हुए व्यंजन हैं।
इसलिए इनको बोला जाता है आगत व्यंजन। क ख ग ज फ, ये सभी जो हैं ये अरबी भाषा के हैं और ये जो है फारसी भाषा के हैं। ठीक है, इनमें जो लगा हुआ नीचे आप देख रहे हैं एक बिंदु जैसा है, उसको हम बोलते हैं नुक्ता। तो आप लोग लिख सकते हैं कि इन व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगा है, के नीचे नुक्ता लगा है, नुक्ता लगा है, जिसका प्रयोग उर्दू में किया जाता है, उर्दू में किया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हिंदी में अगर लिखा गया ज, तो उसको जब उर्दू में पढ़ेंगे नुक्ता लगा करके तो पढ़ेंगे ज। ठीक है, हिंदी में अगर ज बोला जा रहा है ज, तो उसी को उर्दू में बोलेंगे ज। ठीक, उसमें नुक्ता लगा होता है। ठीक, तो ये अंतर है। जो अरबी फारसी भाषा से आए हुए कुछ व्यंजन है क ख ग ज फ, इसमें नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता में आप लोग को मैंने अंतर बता दिया, जहाँ पे नुक्ता लगा होता है उसको उच्चारित करने से थोड़ा लहजा अलग होता है। इसका जो प्रयोग है उर्दू भाषा में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद जो अगला प्रकार है, अगला जो प्रकार है लिखिए, अगला प्रकार देखिएगा, जैसे कि एक इसी में से हो जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे च, छ, ज, झ। ठीक है, ये क्यों आते हैं? ये आते तो हैं चा वर्ग में, इनको होना तो चाहिए इसमें स्पर्श में, उदित में, तो वो स्पर्श और उदित हैं, लेकिन इनका एक अन्य नाम भी है स्पर्श संघर्षी। इसका मतलब क्या होता है? आप चा को उच्चारित करिए, बोलिए, तो बोलने के बाद आप देखेंगे कि च, छ, ज और झ, इन सभी वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है वो तालु से स्पर्श करती है। जो जिह्वा का ऊपरी भाग होता है उसे हम तालु बोलते हैं। आपको मैंने उच्चारण स्थान नहीं पढ़ाया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं पढ़ाया। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो तालु के जिह्वा के ऊपरी भाग को हम तालु बोलते हैं, और च, छ, ज, झ के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वो तालु से स्पर्श करती है, तालु को छूती है, इसलिए बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। और इन सभी चारों व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारे मुंह से वायु निकल रही है वो संघर्ष करते हुए निकल रही है, अवरोधात्मक रूप से निकल रही है। जैसे आप बोल के देखिए च, छ, ज, झ, जैसे लग रहा है कि हम अवरोध उसमें उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुंह से कुछ वायु निकल रही है, तो संघर्षी संघर्ष करते हुए निकल रही है, इसलिए बोला जाता है स्पर्श संघर्षी। इन चारों को बोला जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रकार। ठीक है, चलिए अगला प्रकार है नासिक्य। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें मैंने आपको बताया था कि जो का वर्ग से पारुगर तक हैं, प्रत्येक वर्ग में जो लास्ट वाला अक्षर होता है, लास्ट वाला, उसे हम बोलते हैं नासिक्य, या इसी को बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर। ठीक, इसमें आएगा अंगा, इया, ड़, न, म। नासिक क्यों बोलता है? नासिक मतलब होता है नाक में। इन सभी व्यंजनों का जो उच्चारण किया जाता है ज़्यादातर नाक में किया जाता है, नाक से ज़्यादा वायु निकलती है, इसलिए बोला जाता है नासिक्य। ठीक है, समझ में आया होगा। ये आते हैं स्पर्श उदित वर्गीय में आएंगे, लेकिन इनका जो ये पांच है इनका एक अन्य नाम भी है नासिक्य या पंचमाक्षर। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, तो का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 हैं, और पांचवा अक्षर का वर्ग में कौन सा है? अंगा है। ठीक है, चा वर्ग में पांचवा अक्षर कौन सा है? इया है। ता वर्ग में पांचवा अक्षर कौन सा है? ड़ा है। इस प्रकार से पांचों वर्ग के जो पांचवें लास्ट वाले अक्षर हैं उन्हें बोलते हैं पंचमाक्षर और नासिक, क्योंकि इनका उच्चारण नाक में ज़्यादा किया जाता है, नाक के द्वारा वायु ज़्यादा निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इन्हें नासिक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं एक अगला व्यंजन है
उत्क्षिप्त या द्विगुण, इसमें आएगा ड़ा और ढ़ा। तो ये भी आते हैं वर्गीय में, लेकिन इनका एक अन्य नाम है द्विगुण और उत्क्षिप्त। तो आखिर द्विगुण का अर्थ क्या होता है? जिनके दो गुण हों। ये ऐसे वर्ण हैं, ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनके दो गुण हैं। दो गुण हैं, दो गुण होने का मतलब क्या है? देखिए, ये कहीं कहीं जो ये ड़ा है कहीं कहीं डा लिखा जाता है, और ये जो ढ़ा है कहीं कहीं लिखा जाता है ढ, इस प्रकार से। ठीक, तो ये दोनों जो हैं व्यंजन हैं, जब ये किसी शब्द में पहले लगते हैं तो इसमें नीचे से बिंदु को हटा दिया जाता है, और जब किसी शब्द के बीच में प्रयोग किए जाते हैं तो बिंदु को लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ढक्कन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बिंदु नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रयोग करते हैं आढ़त, आढ़त, जहाँ पे कुछ अनाज वगैरह खरीदे जाते हैं, दुकान को बोलते हैं आढ़त, ठीक, यहाँ पे लगा हुआ है बिंदु, ठीक है। तो यही दो गुण हैं। जब ये दोनों वर्ण हैं, दोनों वर्ण शब्द के पहले लगते हैं तो बिंदु के बिना लगते हैं, जब बीच में लगते हैं तो बिंदु के साथ लगते हैं। जैसे मान लीजिए लड़की, अब ये जोड़ा है, ये बीच में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बिंदु लगा है, ठीक है, बिंदु के साथ प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर इसी के कोई दूसरा शब्द हम चयन करें जिसमें ये जोड़ा है, ये पहले आए, जैसे मान लीजिए डमरू, तो देखिए इसमें ये पहले आ गया, शब्द का पहले आ गया, इसलिए इसमें से बिंदु को हटा दिए हैं। इसके दो गुण होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं द्विगुण, ठीक है। आशा करता समझ में आया होगा, ठीक है। जब शब्द के बीच में रखेंगे तो बिंदु के साथ रखेंगे, जब शब्द के पहले लगा देंगे तो क्या होगा? बिंदु के बिना लिखेंगे, बिंदु हटा करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ये बिंदु के बिना है, ये बिंदु के साथ है, क्योंकि ये बीच में आया हुआ है, तो यहाँ बिंदु के साथ है, ये बिंदु के बिना है क्योंकि ये पहले आया हुआ है, ठीक है। चलिए, चलिए अब एक प्रकार और देखते हैं। अगला जो है अंतस्थ व्यंजन, इसमें कौन कौन से आएंगे? य, र, ल, व, इसमें चार आते हैं, ठीक है। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग धीरे धीरे करके आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अपने माध्यम से। जब मैं बोल रहा हूँ उसको समझते हुए आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से। अंतस्थ का मतलब होता है ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से आधी वायु अंदर ही रह जाती है तथा आधी वायु बाहर निकलती है। अंतस्थ मतलब आधी वायु अंदर ही रह जाएगी और आधी वायु बाहर रह जाएगी, ठीक है। जो आवाज़ निकलती है उसी को हम व्याकरण की भाषा में वायु बोलते हैं, समझ में आया। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से आधी वायु बाहर निकले आधी वायु अंदर ही रह जाए उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसमें आएंगे य, र, ल, व, ठीक है। अब इसमें से अलग अलग प्रकार हैं। जो ये हैं य और र, इनको बोलते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर, ठीक। और जो ये ला है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉरी, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे हमें लिखना है व, यहाँ पे लिखना है हमें र, ठीक है। तो या और वा को हम बोलते हैं अर्धस्वर, ला को बोलते हैं पार्श्विक और रा को बोलते हैं लुंठित, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या है? ये पहले तो अंतस्थ है, बाद में अलग अलग इनका नाम है, ठीक है। तो अर्धस्वर का मतलब क्या है? ये या और वा ऐसे व्यंजन हैं जो इनके स्थान पर हम पूर्ण स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है मिठाई, मिठाई। अब यहाँ पे या लगाओ, यहाँ पे बड़ी मात्रा, इसको चाहें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तो भी इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, मिठाई। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ या, यहाँ पे बड़ी मात्रा, मैंने लिख दिया यहाँ पे बड़ी ई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए लिखा गया है
लिखा गया है कौवा। अब इसके जगह पे हम चाहें तो कर सकते हैं कौवा, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे बड़ा मात्रा, लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया बड़ा आ सीधे, तो ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके स्थान पर हम पूर्ण स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्श्विक का मतलब क्या होता है, देखिए ये ऐसा व्यंजन है ल, आप ल को बोल के देखिए, जिह्वा के पिछले भाग से इस ला ध्वनि का जन्म हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऐसी ध्वनि जो जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारित की जाए उसे हम बोलते हैं पार्श्विक, ठीक है। तो ये ला जो है इसको बोलते हैं पार्श्विक। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि या और वा को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं, और जो ला इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक बोलते हैं, और जो रा है लुंठित, ठीक है। लुंठित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकंपित। प्रकंपित इसका मतलब क्या होता है, कंपन करना। तो रा एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा व्यंजन है जिसके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा है वो मुड़ जाती है और कंपन होता है, हमारे जिह्वा में कंपन होता है र, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रकंपित और लुंठित बोलते हैं। हमारी जिह्वा लुंठित होने का मतलब क्या है, मुड़ जाना। हमारी जिह्वा र के उच्चारण के समय थोड़ी सी मुड़ जाती है और कंपन होता है, इसलिए बोलते हैं प्रकंपित और लुंठित। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। आप सभी लिख लीजिए, या बा को बोलते हैं अर्ध स्वर, ठीक, और ला को बोलते हैं पार्श्विक, और रा को बोलते हैं लुंठित और प्रकंपित, ठीक है। इतना लोग लिख लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसके अनुसार ले सकते हैं। जो अगला प्रकार है हमारा ऊष्म व्यंजन, इसमें कौन कौन से आएंगे, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह। ऊष्म क्यों कहा जा रहा है, ये ऐसे चार व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा थोड़ी सी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसमें आएंगे तीन प्रकार के सा हैं। इस सा को हम बोलते हैं तालु, इस सा को बोलते हैं मूर्धा, इस सा को बोलते हैं दंत, इसको क्या बोलते हैं, सहर्षी, ठीक है। इसको काकल्य भी बोलते हैं, काकल्य, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी, ठीक है। इसके इतने नाम हैं, ठीक। ये जो तालु हैं, मूर्धा हैं, दंत हैं, ये सभी क्या हैं, उच्चारण स्थान है। आपको मैं जो अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ये कौन से व्यंजन कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है, कौन से व्यंजन कहाँ से बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बता दूंगा कि उच्चारण स्थान क्या होता है। इनको हम तालव्य सा बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मूर्धन्य सा, इनको बोलते हैं दंत सा, इनको बोलते हैं सहर्षी, काकल्य, स्वर यंत्र मुखी, ठीक है। आशा करते इतना समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब इसमें हमारा जो बच रहा है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम मिटा दे रहेंगे। इसके अनुसार ले लीजिए। देखिए एक प्रकार हमारा और बचा हुआ है जिसमें जैसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक। इसमें आएगा हमारा क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक, ये चार हैं। इनको हम संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं, दो व्यंजनों के जुड़ने से बने हुए हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना, ठीक है। तो ये चार व्यंजन ऐसे हैं जो किसी न किसी दो व्यंजनों से जुड़ने से बने हुए हैं। जैसा कि ये बना हुआ है आधा का प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर के बना हुआ है। छ को हम बोलते हैं क्ष, सही रूप से अगर बोला जाएगा तो इसे बोला जाएगा क्ष, ठीक है। तो आधा का प्लस सा से मिलकर के बना हुआ है छ, ठीक। जो त्र बना हुआ है ये आधा ता प्लस रा से मिलकर के बना हुआ है। जो ज्ञ बना हुआ है ये आधा ज प्लस ञ से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। जो स्रा बना हुआ है
ये बड़ा आधा सा मतलब आधा तालव्य सा प्लस र से मिलकर के बना हुआ है, तो ये स्रा है। ठीक, श बना हुआ है आधा का प्लस मूर्धन्य सा, त्र बना हुआ है आधा ता प्लस रा, ज्ञ बना हुआ है ज्ञ बना हुआ आधा जा प्लस ज्ञ, स्रा बना हुआ है आधा तालव्य सा तथा र। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये जो व्यंजन है इतने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या पे चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तालव्य क्या होता है, दंत क्या होता है, ये सब मैं आगे चर्चा करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जब आपको बताऊंगा कि स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा संख्या पर इनके। देखिए, अब मैं यहाँ पे स्वर और तथा व्यंजन दोनों को साथ साथ बता दे रहा हूँ। संख्या, अगर स्वरों की कुल पूछी जाए तो आप बताइएगा 11 स्वर हैं। ठीक, लेकिन ये किस आधार पे है, उच्चारण के आधार पर। हालांकि 11 ही माना जाता है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर है। अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 13, लेकिन अगर कुल पूछा जाए तो आप बताएंगे 11, क्योंकि ये आयोग के द्वारा माना गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जो है अगला हम देखते हैं व्यंजन। इसमें 33 व्यंजन ऐसे हैं जो उच्चारण के आधार पर हैं, उच्चारण के आधार पर। ठीक, ठीक, 33 व्यंजन उच्चारण के आधार पर है। ठीक, अगर वैसे देखा जाएगा लेखन के आधार पर तो कितने व्यंजन हो गए, 39। ठीक है, तो अगर टोटल वर्ण पूछा जाएगा, ये क्या है, व्यंजन है, क्या है, स्वर है। अगर टोटल वर्ण पूछा जाएगा, टोटल वर्ण पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बताएंगे 52। लेकिन ये कैसे हुआ है, ये 52 जो हुआ है 39 प्लस 13 हुआ है लेखन के आधार पर। ठीक है, हालांकि ये 52 ही सही माना जाता है, उसमें 11 सही माना जाता है। होना तो चाहिए 13, लेकिन जो है 11 सही माना जाता है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें 52 सही माना जाता है। कैसे, 39 प्लस 13, 9 3 12 हो जाएगा और 13 40। तो ठीक है, इस प्रकार से 40 और प्लस 12 कितना जाएगा, 52। ठीक है, इस प्रकार से 52 हो गया। ठीक, अगर उच्चारण के आधार पर हम कुल वर्ण देखें तो कितने हैं, 44। ठीक है, अगर हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो कितने हैं, 44। उच्चारण के आधार पर जो वर्ण हैं वो 44 हैं। कैसे, तो 44 हैं, इसमें 11 स्वर हैं प्लस 33 ही, तो हो गए 44। समझ में आया। ठीक है, चलिए जो ये 52 बना हुआ है, कैसे बना हुआ थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, इसमें जो है 11 स्वर, 2 अयोग वाह, ठीक है, 33 व्यंजन, ठीक, और ये 2 द्विगुण, और ये जो है 4 संयुक्त। अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। ठीक है, अगर कुल वर्ण पूछा जाएगा तब बताइएगा 52, कुल स्वर पूछा जाएगा तब बताइएगा 11। ठीक है, अगर आपसे कुल व्यंजन पूछेगा तब बताइएगा 13। ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्ण माने जाते हैं वो लेखन के आधार पर सही माने जाते हैं, लेकिन जो ये सब हैं, ठीक है, आपको अलग अलग मैंने बता दिया है कौन कितने संख्या में है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला वीडियो होगा
वो होगा प्राण तथा वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तथा स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, और किस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये सब मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो इसी के साथ आप लोग को विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।